गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है और फिर उनसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बैलेंस शीट बना करके हम ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों तक पहुंचाते हैं जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel Encount Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करने का आधार है या रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अपने पिछले एपिसोड में मैंने दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। एक था आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और दूसरा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आज जो हम कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे या एनालाइज करेंगे वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं तो ये अज्यूम करके बनाना चाहिए कि ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चलेगा और नियर फ्यूचर में इसे बंद करने की संभावना नहीं है। यानी हर एक बिजनेस एंटिटी जो है वो ये सोच करके बिजनेस कंटिन्यू करती है कि वो लंबे समय तक बिजनेस करती रहेगी और जल्दी उसे बंद नहीं किया जाएगा। तो इस प्रिंसिपल का या इस कंसेप्ट का रिलेवेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब ये प्रिंसिपल बनाया गया है तो बहुत सोच समझ के ही बनाया होगा। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि अकाउंटिंग बुक्स में या बैलेंस शीट में हमें असेट्स को किस वैल्यू पे शो करना है। क्योंकि ये हमारा गोइंग कंसर्न है और ये हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा, तो हम असेट्स को बुक्स में मार्केट वैल्यू पे शो ना करके हम उसे कॉस्ट पर शो करते हैं। तो इसके लिए सपोज करिए कि एग्जांपल लेते हैं कि जो असेट है वो क्या होती है। एक्चुअल में असेट जो है वो बंडल ऑफ सर्विसेज है। असेट को हम खरीदते हैं क्योंकि उनसे हमें सर्विसेज मिलती हैं। सपोज करिए कि एक 5 लाख रुपए की असेट हमने खरीदी है और इसकी जो लाइफ है वो है 5 ईयर्स। हम मान के चलते हैं कि 5 साल तक ये अपनी सर्विसेज हमें देती रहेगी। तो इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये 5 साल तक सर्विसेज देगी, इसलिए इसकी कॉस्ट को हम 5 सालों में डिवाइड करेंगे। तो हर साल हम क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी 1 लाख रुपीज हर साल हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, चार्ज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। अगर मान लीजिए ये गोइंग कंसर्न नहीं होता या हम ये मान के नहीं चलते कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा, तो ये पूरा का पूरा 5 लाख हम करंट ईयर के ही रेवेन्यू में से माइनस कर देते। यानी करंट ईयर में ही हम पूरा का पूरा 5 लाख माइनस कर देते, फिर 5 सालों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। तो हम करंट ईयर में क्या करेंगे कि 5 साल में 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, 4 लाख में हम असेट को शो करेंगे बैलेंस शीट में। अगले साल फिर 4 लाख में से फिर 1 लाख माइनस कर देंगे, ये मान करके कि 1 लाख की सर्विसेज हम यूज कर चुके हैं, फिर 3 लाख में यूज उसे शो करेंगे। तो इस तरह से जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो बेसिस प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर आप बिजनेस बुक्स में या अकाउंटिंग बुक्स में या बैलेंस शीट में आप असेट्स को शो करेंगे। सेकंड जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंक्शन करते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसकी सर्विसेज 1 साल के बाद भी हमें मिलती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसकी सर्विसेज या जिसका बेनिफिट उसी साल खत्म हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर करने की भी जरूरत नहीं होती। यानी 5 लाख रुपए की जो मशीन हमने खरीदी है जो हमें 5 साल तक सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, हम पूरा का पूरा 5 लाख करंट ईयर में से ही माइनस कर देते, क्योंकि हम तो ये मान के चल ही नहीं रहे ना कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा, अगर ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं होता तो हम पूरा का पूरा 5 लाख जो है करंट ईयर में से ही माइनस कर देते। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर करने की जरूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ये आधार प्रोवाइड करता है।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है और उसकी लाइफ 5 साल है, तो हर साल हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए की सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, तो हर साल रेवेन्यू में से हम 1 लाख रुपए ही माइनस करेंगे अप टू 5 ईयर्स। तो ये जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये भी आधार प्रोवाइड करता है कि जिस साल का हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस साल में जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा जो कि उस साल इनकर किए गए हैं या खर्चा किए गए हैं। तो ऐसे में हम 1 लाख रुपए ही रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, पूरे के पूरे 5 लाख रुपए माइनस नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट जो है वो असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में क्लासिफिकेशन का भी बेसिस प्रोवाइड करता है। देखिए, जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी ले सकते हैं, यानी हम लोन ले सकते हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो हमारे लिए हो गए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो सपोज करिए कि मुझे जो है या मेरे बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है और हमें 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदनी है, तो हो सकता है कि ये 5 लाख रुपए जो है हम लोन के फॉर्म में लें, 5 साल का लोन ले लें, तो हर साल जो है हम 1-1 लाख रुपए चुका सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, या हम चाहे तो पूरा 5 साल बाद जो है पूरे 5 लाख रुपए चुका सकते हैं। तो इस तरह से जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और असेट्स का डिस्टिंक्शन भी इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो एक गोइंग कंसर्न है और लंबे समय तक चलेगा और नियर फ्यूचर में ये बंद नहीं होगा। अब देखिए, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, तो हम जो भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उन्हें हम कॉस्ट पे शो करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो ये भी हो सकता है कि जो मशीन हम 1 लाख रुपए की शो कर रहे हैं अपनी बुक्स में, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसी तरह से अगर हमने कोई लैंड शो किया है कि 1 करोड़ रुपए का है, तो हो सकता है करंट ईयर में उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा हो। लेकिन क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है वो एक लंबे समय तक चलेगा, अभी बंद करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए हम उसे कॉस्ट पे शो करते हैं। तो करंट मार्केट वैल्यू तभी शो की जाती है जब बिजनेस बंद करने का इरादा हो। अब एक और लिमिटेशन होती है कि जब भी बिजनेस लिक्विडेट होता है तो स्टेक होल्डर्स को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सालों साल हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनाते आए हैं। तो जब बिजनेस लिक्विडेट होता है तो उस समय स्टेक होल्डर्स को एक्चुअल में पता नहीं होता कि जो भी असेट्स बुक्स में शो की गई है जिस वैल्यू पे, वो एक्चुअल में वो वैल्यू है या नहीं है। ये भी हो सकता है कि जब लिक्विडेट हो रहा हो बिजनेस, तो जब हम असेट्स को बेचने जा रहे हो तो असेट्स की 50% ही प्राइस हमें मिले, उससे ज़्यादा मिले ही नहीं। तो ये एक थोड़ा सा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट जो आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट है, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस की लाइफ जो है इनडेफिनेट है। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा कि हम 25 साल तक बिजनेस करें और 25 साल बाद जब बिजनेस बंद करें तब हम सारी अकाउंटिंग बुक्स क्लोज करें और फिर हम कैलकुलेट करें कि 25 सालों में हमने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सफर किया या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। तो वो सब मीनिंगलेस है। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ है उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और हर एक पार्ट को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये एक्चुअल में 12 मंथ्स का होता है, यानी 12 मंथ्स का ड्यूरेशन का होता है। और अकाउंटिंग पीरियड इसका मतलब है कि वो टाइम इंटरवल होता है जिसके एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं और बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। ये अकाउंटिंग पीरियड आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, यानी कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो भी हो, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी अगर हमारा कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को सारी अकाउंटिंग बुक्स क्लोज की जाएंगी और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा और बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो देखिए, अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का जो इम्पोर्टेंस है या रेलेवेंस है क्या है। सबसे पहला तो ये है
कि अगर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट नहीं होता या अकाउंटिंग पीरियड का हम कंसेप्ट नहीं लेते तो क्या होता कि देयर शुड हैव बीन या देयर मस्ट हैव बीन वाइड वेरिएशन ऑफ द रिजल्ट। यानी कि कई बार जो है हम 6 महीने बाद बनाते, कभी हम साल भर बाद बनाते अकाउंटिंग बुक्स, कभी हम जो है 2 साल बाद जो है हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते, कभी हम 3 साल बाद बनाते। यानी कि फिर तो हम अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितना होगा ये हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपने मूड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते। तो 6 महीने बाद बनाएं या फिर हम 1 साल के बाद बनाएं या 2 साल के बाद बनाएं, तो इसमें क्या होता है बहुत वेरिएशन होता और हमें एक्चुअल में बिजनेस की कितनी प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो हमें पता नहीं चल पाता। सपोज करके आप इमेजिन करके देखिए कि आप 6 महीने बाद अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, आप 6 महीने बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहे हैं, फिर आप 2 साल बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या 6 महीने के जो प्रॉफिट है उसे आप 2 साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो हमें सही इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की वजह से जो वेरिएशन है अकाउंटिंग पीरियड में वो नहीं है। सभी लोग 12-12 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा या आपका रिलेवेंस या इम्प्लीकेशन ये भी है कि हम 2 अकाउंटिंग पीरियड्स के फाइनेंशियल डेटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यानी करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है या क्या अच्छा हो रहा है। तो जब आप 2 अकाउंटिंग पीरियड्स के फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं तो ये भी पता चलता है कि क्या गलती हुई है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप टाइमली एक्शन भी ले सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और अपनी बिजनेस को और फ्लोरिश कर सकते हैं। साथ ही जो है ये कंसेप्ट आपका एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, उसे भी ये बताता है। जैसे कि हमने अभी लिया था कि सपोज करिए हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है और उसकी लाइफ जो है 5 ईयर्स है। तो क्योंकि उसकी लाइफ 5 ईयर्स है तो हम क्या करेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी कि हर साल 1 लाख रुपए जो है रेवेन्यू में से माइनस करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। तो इस तरह से ये जो आपका खर्चा है इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे और जो रेवेन्यू जो ऐसे खर्चे जिनका करंट पीरियड में ही आपको बेनिफिट मिल जा रहा है उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में एक्सपेंसेस को एलोकेट करने में भी मदद करता है। अब हम लेते हैं वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि असेट्स को बुक्स में उनकी ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट में आता है सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी परचेज प्राइस। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन यानी जब आप असेट्स खरीद लेते हैं तो उसे अपने फैक्ट्री तक ले जाने के लिए जो भी भाड़ा खर्च करेंगे वो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। देन फिर उस मशीन को या असेट को इंस्टॉल करने के लिए जो भी खर्चा करेंगे, और अगर आपने असेट कोई पुरानी खरीदी है तो उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए या यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं वो भी आपका मशीन की या असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो बेसिकली असेट की कॉस्ट में होगा परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और लास्ट जो है ऑल द एक्सपेंसेस या रिपेयर्स विच इज इनकर्ड फॉर मेकिंग द असेट्स रेडी टू यूज। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए आप एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। सपोज करिए कि दिया एंटरप्राइज जो है ये बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने एक पुराना प्लांट खरीदा है 50 लाख रुपीस में। 10,000 रुपये इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड किए अपनी फैक्ट्री साइट तक लाने में। फिर 40,000 रुपीज़ जो है उन्होंने इसके रिपेयर्स पे खर्च किए जिससे कि ये वर्किंग कंडीशन में आ सके। फिर 40,000 रुपीज़ इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किए। तो टोटल जो ये इस प्लांट की कॉस्ट है वो हो जाएगी 50,90,000 रुपीज़। तो हम जो है बैलेंस शीट में प्लांट को शो करेंगे 50,90,000 रुपीज़ में, और जितना हम यूज़ करेंगे जो भी डेप्रिसिएशन होगा हर साल वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इस कॉस्ट में से और फिर इस उस वैल्यू पे हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब हम इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों कहते हैं?
तो देखिए, क्योंकि ये जो असेट है ये हम खरीद रहे हैं आज, और आज से 5 साल 10 साल बाद भी हम इसे बुक्स में शो करते रहेंगे, तो ये एक तरह से हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। इसको इस तरह समझिए, सपोज करिए कि आज से 5 साल पहले हमने एक लैंड खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में। आज भी हम उसको 1 करोड़ रुपए में ही अपनी बुक्स में शो कर रहे हैं। और ये जो 1 करोड़ रुपए है, ये पास्ट में अगर आप जाएं तो 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए थी। तो ये ऑन हिस्ट्री यानी पास्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम इस कॉस्ट को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस ये है कि हम रिकॉर्ड करते समय बड़े ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। यानी कि इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इन रिकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है दैट इज इजिली वेरीफिएबल फ्रॉम द परचेज डॉक्यूमेंट। यानी हम ये शो कर सकते हैं कि हमने जो असेट खरीदी है उसकी इतनी कॉस्ट है, उसे वेरीफाई किया जा सकता है। हम जब खरीद रहे हैं प्लांट, तो प्लांट का हमने खरीदा होगा तो इनवॉइस जनरेट हुआ होगा। हमने ट्रांसपोर्टेशन में है तो उस पर हमने जो फ्रेट पे किया उसका इनवॉइस होगा। हम जो भी इंस्टॉलेशन पे हम खर्चा कर रहे हैं उसका इनवॉइस होगा। रिपेयर्स पे खर्चा कर रहे हैं उसका इनवॉइस होगा। यानी कि ये जो कॉस्ट है इसको इजीली वेरीफाई किया जा सकता है डॉक्यूमेंट से। इसलिए जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करना ज़रूरी होता है, जिससे कि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। अगर आप इसे मार्केट प्राइस पे शो करते हैं तो मार्केट प्राइस जो है वो आपका अलग अलग होता है। अगर आप सेम ईयर में देखें तो अलग अलग वैल्यूअर जो है वो अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, तो वो बड़ा डिस्क्रिपेंसी शो करता है, बड़ा फ्लक्चुएशन शो करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी असेट्स हैं उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी कि जितने में हमने उन्हें खरीदा था उस कॉस्ट पे उसे शो करते हैं, और हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि हमें बिजनेस का ट्रू वर्थ नहीं पता चलता। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सपोज करिए कि आज से 5 साल पहले हमने 1 करोड़ रुपए की लैंड खरीदी थी। क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए हम प्रूव कर सकते हैं बाय डॉक्यूमेंट, तो हम उसे 1 करोड़ में ही बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आज उसकी वैल्यू जो है वो 4 करोड़ हो। तो ऐसे में जो भी बिजनेस में वर्थ है वो ट्रू वर्थ तो नहीं शो हुआ। इसमें हिडन प्रॉफिट है कितने का? 3 करोड़ रुपए का। यानी 1 करोड़ की जो लैंड है वो आज की तारीख में अगर 4 करोड़ की है तो 3 करोड़ रुपए का जो हिडन प्रॉफिट है वो इसमें है, जो कि पता नहीं चल रहा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से शो करने पर सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि ये बिजनेस की ट्रू वर्थ को शो नहीं करता। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये क्लासेस या ये टीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। Thank you so much guys, thank you for watching, and stay tuned for the next video on remaining accounting concepts, जिसमें हम लेंगे मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।